हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ईवीएस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और वह है जंतु से संबंधित। आज हम लोग जंतु के बारे में पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। गाइज, पृथ्वी पर बहुत तरह के जीव जंतु रहते हैं और उसका वास स्थान अलग अलग रहता है, उसका खान पान अलग रहता है और इस तरह हम लोग जंतु का वर्गीकरण करते हैं, जंतु का बंटवारा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जंतु के वर्गीकरण को बड़े ही मज़े से समझते हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण जो होता है किस किस आधार पर होता है, यानी जंतुओं का बंटवारा जो होता है वो किस किस आधार पर होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो आ रहे हैं शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण को समझेंगे कि जो फिजिकल रूप से जंतु का वर्गीकरण होता है, यानी शारीरिक रचना के आधार पर हम लोग जंतु का वर्गीकरण करते हैं। इसमें एक जो होता है ये आपका होता है कशेरुकी जंतु, समझिएगा ध्यान से, कशेरुकी जंतु। और दूसरा जो आपका होता है अकशेरुकी जंतु। ठीक है, ये जंतु शारीरिक रचना के आधार पर होता है। तो शारीरिक रचना के आधार पर दो तरह का जंतु हुआ, कशेरुकी जंतु और अकशेरुकी जंतु। अब देखिए, ये कशेरुकी जंतु जो है ना, इसका जो शरीर रहता है, यानी इसका जो शरीर कंकाल से बना होता है और इसके कंकाल में आपका क्या रहता है, अस्थियां और उपास्थियों से बना कंकाल होता है, समझिएगा। अस्थि और उपास्थियों से इसका कंकाल बना रहता है, समझिएगा। और ये अकशेरुकी जंतु जो है, इसका शरीर जो है अस्थि और उपास्थि कंकाल से नहीं बना रहता है। जैसे देखिए, हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कशेरुकी जंतु का, कि जैसे देखिए गाय है। ठीक है, गाय का शरीर जो है ये अस्थि और उपास्थि से बना होता है, यानी इसका शरीर का जो कंकाल रहता है ये अस्थि और उपास्थि से बना रहता है। तो गाय क्या हो गया, कशेरुकी जंतु हो गया। जैसे भैंस है, आपका भैंस है, ये भैंस का भी जो कंकाल होता है ये अस्थि और उपास्थि से बना रहता है, समझिएगा। कुत्ता देखिए, इसका भी जो कंकाल बना रहता है अस्थि और उपास्थि से बना रहता है, समझ रहे हैं। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य का भी कंकाल जो है अस्थि और उपास्थि से बना रहा है, इसलिए यह कशेरुकी जंतु में आता है। अब देखिए, हम अकशेरुकी जंतु पर आते हैं। जैसे आप देखिए केचुआ, केचुआ को देखिए, ये केचुआ का जो शरीर है इसमें आपका अस्थि और उपास्थि का कंकाल नहीं रहता है, समझिएगा। जैसे आपका केकड़ा है, केकड़ा का भी जो कंकाल रहता है ये अस्थि उपास्थि का नहीं रहता है। जैसे दीमक है, इसका भी जो कंकाल है अस्थि और उपास्थि का नहीं बना रहता है। जैसे बिच्छू है, इसका भी जो कंकाल है अस्थि और उपास्थि का नहीं बना रहता है। तो ये अकशेरुकी जंतु में आता है, समझ गए आप। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। पोषण के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं कि पोषण के आधार पर जब हम वर्गीकरण करेंगे तो कितना तरह का जीव निकलेगा। तो एक जीव होता है स्वपोषी जीव, ध्यान से समझिए, स्वपोषी जीव, और इसको हम लोग आत्मपोषी भी कहते हैं, आत्मपोषी जीव। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है स्वपोषी, स्व माना खुद जो पोषण करता है, आत्मपोषी यानी स्वयं से पोषण करता है। यानी ऐसे जंतु जो होते हैं ना, अपना भोजन जो होता है स्वयं बनाता है, यानी अपना भोजन ये सेल्फ बनाता है। ठीक है, तो स्वपोषी और आत्मपोषी जंतु वो है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे आपने युगलिना का नाम सुना होगा। ठीक है, ये जो युगलिना है इसको आप स्वपोषी जंतु कहिए, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, समझ रहे ना गाइस। ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि युगलिना में आपका एक चीज रहता है, वो है कोरोप्लास्ट रहता है।
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक तत्व है जो युगलिनों में पाया जाता है। तो स्वपोषी जो होता है, जिसको हम लोग आत्मपोषी भी कहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब हम आपको ले जा रहे हैं परपोषी। अब हम आपको परपोषी जंतु पर ले जा रहे हैं। ये परपोषी जंतु क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाएगा, खुद नहीं बनाता है, ये दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है। ये परपोषी जंतु है। जैसे देखिए, आप मनुष्य की ही बात कर लीजिए, तो मनुष्य जो है स्वपोषी नहीं है, ये परपोषी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका बाघ ही है, तो ये परपोषी है, ये स्वपोषी नहीं है, ठीक है। अब हम आपको ले जा रहे हैं कोशिका के आधार पर, हम वर्गीकरण कर रहे हैं जंतु का। कोशिका के आधार पर, सेल के आधार पर, कोशिका के आधार पर हम अगर इसका वर्गीकरण करते हैं गाइस, तो एक होता है एक कोशिकीय जंतु, ठीक है, समझिएगा। एक कोशिकीय जंतु क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक कोशिकीय, यानी वैसा जंतु जिसका शरीर एक कोशिका का बना है, जिसका शरीर एक सेल से बना है, वह एक कोशिकीय जंतु है। जैसे आप समझिएगा अमीबा। अमीबा को आप एक कोशिकीय जीव कहिए, क्योंकि इसका शरीर सिंगल सेल से बना है। जैसे आप युगलिना बोलिए, युगलिना का भी शरीर जो है एक सेल से बना है। जैसे आपका है पैरामीशियम, ये भी क्या है? आपका एक कोशिकीय जंतु है, क्योंकि इसका बॉडी जो है, इसका शरीर जो है सिंगल कोशिका से बना है। अब देखिए, हम लोग आते हैं बहुकोशिकीय पर, ठीक है। बहुकोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय का नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, बहुकोशिकीय जंतु, यानी वैसा जंतु जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना है, यानी ढेरों कोशिका से बना है। जैसे देखिए मनुष्य, अब ये मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय जंतु है, बहुकोशिकीय जीव है। जैसे बाघ देखिए, क्या आपका बहुकोशिकीय जंतु है। कहने का मतलब है इसका शरीर जो है एक से अधिक कोशिका से बना है, इसीलिए बहुकोशिकीय जंतु है। अब हम आते हैं प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। प्रजनन तो आप लोग जान ही रहे हैं, जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतति की उत्पत्ति करता है। प्रजनन के आधार पर जब हम वर्गीकरण करेंगे, तो एक हमारा होता है अंडायुज, ठीक है, अंडायुज, और एक होता आपका जरायुज, ठीक है। ये जो अंडायुज होता है, वे वैसा जंतु होता है जो अंडा देता है, समझिएगा, ये अंडा देने वाला है। और ये जो जरायुज है, ये आपका चाइल्ड, बच्चा देता है, ठीक है। जैसे देखिए, आप छिपकली को देखिए, छिपकली आपका क्या? अंडायुज है, ये आपका अंडा देगा भाई। मेढक, मेढक क्या है आपका? मेढक आपका अंडायुज है। अब आप पक्षी की बात करिए, पक्षी क्या? अंडायुज है, ये अंडा देता है, लेकिन जरायुज जो बच्चा देता है, वैसा जंतु। जैसे हाथी है, हाथी आपका क्या हो गया? जरायुज हो गया, क्योंकि हाथी तो अंडा नहीं देगा। जैसे गाय है, जैसे मनुष्य है, ये सब क्या है? जरायुज है। तो अंडायुज जो रहता है वो अंडा देगा, जरायुज बच्चा देगा। अब हम आपको ले जा रहे हैं वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण जो करते हैं, जो रहने का जगह रहता है, वास स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं, उसमें पहला है स्थलीय जंतु, ठीक है। ये स्थलीय जंतु जो है, ये हम लोग जो डिवाइड किए वास स्थान, रहने के स्थान पर, बहुत सारे जंतु जो है स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उसको स्थलीय जंतु कहते हैं। जैसे कि आपका मनुष्य है, आप बताइए मनुष्य कहाँ रहता है? स्थल पर रहता है, जमीन पर रहता है। जैसे छिपकली है, बताइए छिपकली कहाँ रहता है? स्थल पर रहता है। चूहा है, बंदर है, ये सब आपका स्थलीय जंतु है, क्योंकि इसका वास स्थान, इसका रहने का जो जगह है, इसका जो लिविंग प्लेस है, वो स्थल पर है, इसलिए स्थलीय जंतु है। अब हम आपको ले जाते हैं जलीय जंतु के तरफ। देखिए, जलीय जंतु नाम से ही पता चलता है, जलीय जंतु बड़ा कॉमन चीज है। वैसा जंतु जो जल में रहता है, कि ऐसे जीव जल में निवास करेगा, जल ही है इसका बसेरा। जैसे मछली की बात करते हैं, कहाँ रहता है मछली? तो जल में रहता है। जैसे स्पंज की बात करते हैं, कहाँ रहता है? तो जल में रहता है। अब हम आपको ले जा रहे हैं मरुस्थलीय जंतु के तरफ, ठीक है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मरुस्थलीय जंतु की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे जीव जो होते हैं
ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पानी की कमी रहती है, रेगिस्तानी एरिया में रहता है जहाँ पानी की कमी रहता है। जैसे ऊँट, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये देखिए जहाँ पानी की कमी रहता है, रेगिस्तानी साइड है, वहाँ रहता है। जैसे देखिए एक होता है विषैली छिपकली, ये जो विषैली छिपकली है, ये किसी को अगर काट खाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे जीव कहाँ रहता है गाइस? ये सब मरुस्थलीय जंतु है, ये सब मरुस्थल में रहेगा। समझ रहे हैं ना? अब हम आते हैं स्तनधारी जंतु के तरफ। किसके तरफ? स्तनधारी जंतु। अब नाम से ही पता चलता है स्तन को धारण करने वाला जंतु, अर्थात वैसा जंतु जो स्तनधारी हो, यानी ये जंतु बच्चा पैदा करता है। ये स्तनधारी जंतु बच्चा पैदा करेगा। और इसका जो सबसे बड़ा खासियत है गाइस, इसके शरीर पर, इसके बॉडी पर जो होता है ना, बाल पाया जाता है। इसके शरीर पर आपका हेयर पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका गाय है, जैसे आपका हिरन है, जैसे आपका हाथी है, जैसे आपका मनुष्य है, ये सब आपका स्तनधारी जंतु है। ये बच्चे को जन्म देता है और इसके शरीर पर बाल होता है और ये अपने बच्चे को स्तनपान कराता है। अब हम आते हैं एक ऐसे जंतु पर जिसको जानना आपके लिए बहुत ही मस्त है, और वो है वायवीय जंतु। अब देखिए नाम से पता चलता है वायवीय जंतु, वैसा जंतु जो वायुमंडल में विचरण करता है। ऐसे जंतु को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है। जैसे आपका पक्षी है, जैसे आपका ड्रैको है, ये सब वायवीय जंतु है जो स्थल पर रहता है और ये वायुमंडल में विचरण करता है। इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो भी पर्याप्त ऑक्सीजन की जरूरत। अब हम आपको ले जा रहे हैं जंतुओं में पाए जाने वाली खाद्य आदतें, यानी पोषण स्तर के आधार पर। समझिएगा, पोषण स्तर के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। और पहला जो है वो है आपका शाकाहारी। समझिएगा, शाकाहारी जंतु। ये शाकाहारी जंतु जो है वह केवल पौधे को खाते हैं, केवल पौधे को खाते हैं, या पौधे का जो उत्पाद है उसको खाते हैं। जैसे देखिए, आप भेड़ की बात करिए, आप बकरी की बात करिए, आप घोड़ा का बात कीजिए, ये सब क्या है गाइस? शाकाहारी है, ये कॉमन चीज़ है। अब हम आपको ले जा रहे हैं मांसाहारी के तरफ। ठीक है, ये मांसाहारी जंतु क्या है आप समझिएगा। ये मांसाहारी जंतु जो है ये केवल जंतु को खाते हैं, यानी ये मांस खाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये मांस खाते हैं। जैसे आपका शेर है, ठीक है, चीता है, ठीक है, लोमड़ी है, ये है। अब देखिए, अब हम आपको एक बात और बताते हैं कि शाकाहारी जंतु में एक और चीज़ आप जान लीजिए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि शाकाहारी जंतु के जो दांत होते हैं ना, इसका जितना भी शाकाहारी दांत एक्चुअली है, उसके दांत चौड़े होते हैं और क्या होते हैं? सपाट होते हैं। ये चौड़े और सपाट दांत जो होते हैं ये अपने चारा को आसानी से चबा पाते हैं। यानी शाकाहारी जंतु के दांत जो होते हैं, ये दांत जो होते हैं ना, ये चौड़े और सपाट होते हैं। और मांसाहारी जो है, मांसाहारी जंतु, ठीक है, ये मांसाहारी जंतु के जो दांत होते हैं ये लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। समझिएगा, लंबे और नुकीले होते हैं ताकि वो अपने शिकार को आसानी से काट सके और चीर सके। तो शाकाहारी जंतु के दांत चौड़े होते हैं और सपाट होते हैं, मांसाहारी जंतु के दांत लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि वो जानवरों का जो शिकार करता है उसको फाड़ सके, चीर सके। अब आते हैं, हम आपको ले जाते हैं सर्वाहारी जंतु के तरफ। नाम से ही पता चल रहा है सर्वाहारी, यानी सब कुछ, ऑलराउंडर जी। सर्वाहारी जंतु जो है ना, ये पौधे को भी खाएंगे और आपका जंतु को भी खाएंगे। तो बोलिए सर्वाहारी हुआ कि नहीं? यानी ये शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। ठीक है, और इसके दांत जो होते हैं ना, चौड़े होते हैं, सपाट होते हैं और इसके साथ में नुकीले होते हैं और इसके साथ में लंबे भी होते हैं। जैसे सर्वाहारी में सबसे पहले मनुष्य को ही रख लीजिए, देखिए ऑलराउंडर है ये। अब जैसे कुत्ता है आपका, क्या है? सर्वाहारी है। बिल्ली है, क्या है? सर्वाहारी है।
अब हम आपको ले जाते हैं जंतुओं के सजीव में श्वसन के तरफ, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस तरह जंतु भोजन करता है उसी तरह उसको श्वसन भी जरूरी है, और जंतु जो है अपने श्वसन में किसका यूज करता है ये आप लोग जान ही रहे हो, ऑक्सीजन का यूज करता है, ठीक है। तो देखिए अब हम आपको सबसे पहले मेढक के तरफ ले जाते हैं। मेढक जो सांस लेता है उसका जो सांस लेने का अंग है यानी वो फेफड़ा है और त्वचा है। तो देखिए मेढक उभयचर इसलिए है क्योंकि वो फेफड़ा से भी सांस ले लेता है और त्वचा से भी लेता है। इस तरह पानी और स्थल दोनों में सफलतापूर्वक श्वसन करता है, इसीलिए मेढक उभयचर है। तो मेढक का श्वसन कैसे करता है? लंग्स से भी करता है और स्किन से भी करता है। अब देखिए आइए केचुआ के तरफ। केचुआ जो रहता है ये अपना त्वचा से श्वसन करता है और इसका त्वचा जो रहता है आर्द्र और चिकनी रहता है। आप केचुआ को छू कर देखिएगा एकदम चिकना दिखेगा। तो केचुआ का श्वसन अंग त्वचा होता है, मेढक का श्वसन अंग फेफड़ा और त्वचा होता है। अब हम आपको ले जा रहे हैं मक्खी और कॉकरोच के तरफ। मक्खी और कॉकरोच, जिसको हम लोग कॉकरोच को तेलचट्टा भी कहते हैं भाई साहब, इसका होता है हैकिया। इसका श्वसन अंग को हैकिया कहा जाता है या वातक कहा जाता है, ठीक है। अब हम आपको ले जा रहे हैं, देखिएगा एक साथ में कितने तरफ, मनुष्य, शेर, सांप और पक्षी, ये सब अपने फेफड़े से श्वसन करता है, जिसको हम लोग फुफ्फुस भी कहते हैं, फुफ्फुस, ठीक है। ये मनुष्य है, शेर है, सांप है, पक्षी है, ये सब लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं। अब हम आपको ले जाते हैं मछली रानी के तरफ। मछली रानी जो जल का एकदम रानी ही है। ये मछली जो है अपना श्वसन किससे करता है? अपने गिल से करता है, और इसी गिल को हम लोग गाइज क्लॉम कहते हैं। अब हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे मछली के तरफ, ठीक है, जो बड़ा ही दुर्लभ मछली है भैया, व्हेल मछली। और कहा जाता है कि व्हेल मछली जो है ना संसार का सबसे बड़ा जीव है। 36 हाथी को सेटक्वायर तुला पर रखा गया और व्हेल मछली को रखा तो व्हेल मछली का ही वजन ज़्यादा हो गया, यानी 36 हाथी से भी ये बड़ा साबित होता है। ये व्हेल मछली है। और ये डॉल्फिन मछली, जिसका क्या कहना रे, कहा जाता है कि डॉल्फिन मछली के जिगर का तेल 80 साल के बूढ़े को पिला दो तो दौड़ने लगता है। ये व्हेल और ये डॉल्फिन मछली जो होता है ये अपने फेफड़े से श्वसन करता है, ठीक है। तो गाइज आप आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको आज का यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा तो आप कृपया शेयर करेंगे, वीडियो को वॉचिंग करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।